संतोष वर्मा वो अपने बेटे के लिए वाल्मीकि समाज की बेटी क्यों नहीं लाना चाहती। और एक और बात, संतोष वर्मा उनको याद रखना चाहिए, चाहे वो दलित समाज है या नवबौद्ध अंबेडकरी, उनको जिस दिन गालीबाज पैदा करने की बजाय डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान पैदा करने लगेंगे तो सविता अंबेडकर भी उनको मिल जाएंगी। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, भारत की राजधानी नई दिल्ली से। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर हैं संतोष वर्मा। उनका बयान आपने भी सुना होगा, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण की बेटी शादी उनसे न हो जाए या उस ब्राह्मण की बेटी से संबंध न बना ले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वे ब्राह्मण की बेटी क्यों चाहिए। क्या वे यही नहीं कह सकते थे कि पहले दलितों को अपने भीतर के भी जातीय जो उनके द्वंद्व है उनको खत्म करना होगा, और वो अपने बेटे के लिए वाल्मीकि समाज की बेटी क्यों नहीं लाना चाहती। और एक और बात, संतोष वर्मा उनको याद रखना चाहिए कि यदि उनका बेटा डॉक्टर अंबेडकर जैसा ज्ञानी, गुणी और विद्वान हो जाए, उस दिन सविता कृष्णा राव कबीर जैसी बेटियां भी ब्राह्मणों के घर से आएंगी, जिनको आप सविता अंबेडकर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा विद्रोह जो देखा जाए तो ब्राह्मणों की बेटियों ने किया है, उसमें इंदिरा गांधी सबसे पहले, जिन्होंने जाति धर्म को भी छोड़कर विवाह किए हैं। और भी समाजों में हुए, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्राह्मणों का समाज में आप रिकॉर्ड में भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अंतर जातीय विवाह हुए हैं, अंतर जो धार्मिक भी कहेंगे उसमें भी ब्राह्मण पीछे नहीं रहे। लेकिन सवाल एक ही है कि आप लोगों को, चाहे वो दलित समाज है या नवबौद्ध अंबेडकरी, उनको जिस दिन गालीबाज पैदा करने की बजाय डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान पैदा करने लगेंगे तो सविता अंबेडकर भी उनको मिल जाएंगी। ये बोलने से नहीं होगा। इसलिए संतोष वर्मा को एक बार अपने ही समाज का जो पूरा खाका है उसको समझना होगा और उस आईने को देखना होगा, जिसमें आज भी महार हो, चमार हो या और भी जो जातियां हैं, वो वाल्मीकि समाज से शादी क्यों नहीं कर रही हैं, उनकी बेटियों से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, लड़के लड़कियां जो भी। तो इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो संतोष वर्मा, आपको याद रखना चाहिए कि दलित समाज की असली ताकत शिक्षा, संघर्ष और नैतिक ऊंचाई में छिपी है, न कि विवादास्पद बयानों में। डॉक्टर BR अंबेडकर ने साबित किया था कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान, न्याय और मानवता का प्रतीक बन जाता है तो जाति की दीवारें खुद गिरने लग जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों को नहीं पहचान दी, बल्कि ब्राह्मण परिवार की बेटी शारदा कृष्णा राव कबीर, जिन्हें हम सविता अंबेडकर के नाम से जानते हैं, को भी अपना जीवन साथी बना लिया था। एक ब्राह्मण डॉक्टर जो अंबेडकर की बौद्धिक ऊर्जा और सामाजिक दृष्टि से प्रभावित होकर उनके साथ चली, यह साबित करता है कि सच्ची समानता रोटी बेटी के रिश्ते से ही फलती फूलती है। अगर दलित समाज में अंबेडकर जैसे बेटा पैदा होंगे जो गालियां न दे बल्कि तर्क और क्रांति दे, जो ब्राह्मण बेटियों, तो ब्राह्मण परिवार की बेटियां ही नहीं, समाज की हर वर्ग से बेटियां सम्मान से आगे बढ़ेंगी और अंबेडकर जैसे बेटों के गले में जयमाला डालेंगी। लेकिन यह व्यंग्य नहीं है, यह सच है समाज का। गालीबाज अंबेडकरी या जो अंबेडकर है गालीबाज नवबौद्ध, उनसे शादी कौन करेगा। जो कहते ब्राह्मणों यूरी से चले जाओ, और जो जेएनयू में वामपंथी, हार्डकोर वामपंथी या नक्सलियों के साथ लिखते हैं कि ब्राह्मण बनियों का यहां पे खून बहाएंगे, ऐसे के साथ शादी कौन करेगा। ये मानसिकता कौन सी। लेकिन ये चीज याद रख लीजिए कि गालियां कभी प्रेम को नहीं पा सकती, वो सिर्फ विभाजन फैलाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी गालियों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने संविधान जो बना था उसके वो हेड रहे, उस कमेटी के, संविधान सभा के,
और जो संविधान सबको बांधता है सबको, उसके विरुद्ध थे। उन्होंने जो लिखा वो बांधता है, बांटता नहीं है। तो वर्मा साहब, अगर आपकी अपील समरसता की है तो आइए अंबेडकर की राह पर चलो। बेटों को योद्धा बनाओ, न कि युद्धरत। किसी भी समाज के साथ उसने युद्धरत कर दिया है एक समाज को। योद्धा बनाओ, तभी बेटी दान का सपना हकीकत बनेगा, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। क्या नौबत और दलित क्या इस समरसता के लिए आगे बढ़ेंगे? लेकिन एक बात और पहले कह दो, एक बात और याद रखनी होगी कि थोड़ा और जान लेते हैं। ब्राह्मणों की बेटियों ने कहां कहां विद्रोह किया। इंदिरा गांधी उसे ब्राह्मण थी, पारसी से शादी की। सविता अंबेडकर ब्राह्मण थी, दलित से शादी की। लक्ष्मी राजगोपालाचारी, उन्होंने एक ब्राह्मण और बनिया अंतर जातीय विवाह किया था। उस जमाने में बहुत कठिन था जब ये शादी हुई थी। एक सौंदर्या, एक प्रभु से शादी की। ये ब्राह्मण दलित, ये तमिलनाडु में हुआ था। ये विधायक थे और एक बबाल होता। और भी बहुत से। एक बात खुद मुझे याद है, जीनत अमान ने कहा था, जो हीरोइन है, कांग्रेस में वो शामिल हुई थी। ये संभवतः 2004 की बात होगी। उन्होंने कहा था कि मेरी मां ब्राह्मण थी। और भी बहुत से लोग हैं। पासवान थे, रामविलास पासवान, संभवतः उनका भी किसी पंजाब के परिवार से, वो ब्राह्मणी थी, उनसे शादी हुई थी। और भी बहुत से नाम को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल है कि जब आप अम्बेडकर जैसे बेटे दलितों के घर में पैदा होंगे तो अवश्य लोग जाएंगे, अवश्य ब्राह्मणों की बेटियां जाएंगी। लेकिन आप इसके लिए दलित समाज के लोगों को अम्बेडकर बनना होगा, न कि गालीबाज। आप कुछ बात अंतरजातीय विवाह की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना में 5.8% अंतरजातीय विवाह के मामले सामने आए थे। इसके अलावा अंतरजातीय विवाहों की जो औसत दर अब 5.6 मानी जाती है, और ये 2011 में 5.8 थी। लेकिन 2016 में NCAER का अध्ययन कहता है कि 5%, यानी ये भी अब कठोरता बढ़ी है, कम घट गया, यानी शादियां कम हो रही। अब ये समाज में विद्वेष हो रहा या भगवान जाने क्या हो रहा। लेकिन सवाल है कि ब्राह्मणों का इसमें भी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में भी 5 से 10% तक ब्राह्मणों ने की बेटियों ने या ब्राह्मणों के लड़कों ने अंतरजातीय विवाह किए हैं। लेकिन ये विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हुआ है। ये 4 से 7%, यानी ब्राह्मणों से कम है। अंतरजातीय विवाह ब्राह्मणों ने ज्यादा किए हैं। और एक और बात, जो तमिलनाडु है, जिसमें बड़ी बात ये करते रहे हैं, जो कि वहां ने जो खासतौर पर अधिकतर तमिल आबादी ने अपने पूजा पाठ से ब्राह्मणों को हटा दिया। वहां ब्राह्मण वैसे माइग्रेट कर गए, जो कभी 4-5% या 3-4% तो थे, अब मुश्किल से 1% से भी कम बचे हैं, क्योंकि द्रविड़ आंदोलन जो हुआ था पेरियार जैसे लोगों का, उसके बाद वहां से पलायन करके। वो अलग बात है कि अमेरिका में चमके और जितने भी नोबेल प्राइज भारत में मिले साइंस के तौर पर, अधिकतर तमिल ब्राह्मणों को मिले। वो अलग बात है, अलग एक वीडियो है मेरी, आप देख लेना। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं दक्षिण में 2.6% है मात्र अंतरजातीय विवाह। आप क्यों नहीं करते खुद? ये तो बड़े झंडावरदार माने जाते हैं तमिलनाडु के स्टालिन कलिए। उत्तर भारत में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 8.6%, जिसको आप ब्राह्मणों का गढ़ कहते हैं, 11-12% ब्राह्मण है वहां पे 8.6% है अंतरजातीय विवाह। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, जाट भी हैं, और भी जो सवर्ण जातियां सब जो भी आते हैं उसमें, वो सब है शामिल। कायस्थ भी है, भूमियार भी है, सब। यह बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अचानक नहीं बढ़ेगा। एक और बात कि हम बात कर लेते हैं कि दलित जो समाज है, जो ऐसी समाज है, उसमें कितने जातियों में, खासतौर पर ये आरक्षण की भी मैं बात करूंगा कि ये कैसे कि इन्होंने अपने कुछ जातियों ने हड़प लिया, अब वो दूसरे से शादी भी क्यों नहीं करते। भारत में अनुसूचित जातियां ऐसी, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, कि कुल जो जातियां, उपजातियां, उनमें 1109 है। ये संविधान के 1950 के आदेश के तहत सूचीबद्ध है, और यह संख्या 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित है। 28 राज्य प्लस जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और समय समय पर इसमें संशोधन होता रहता है। कुछ जातियों में और भी जोड़ते रहते हैं, ओबीसी में, एससी में, इस तरीके से। इनमें जो प्रमुख जातियां उसमें हैं, चमार हैं, जाट हैं, वाल्मीकि हैं, पासी हैं, मुसर हैं, खटीक हैं,
कंजर, वाल्मीकि और भी बहुत सी जातियों के इसमें नाम लिखे, बख्तर, हलालखोर, तुली, राजवार, भांभी, मातंग, कबीरपंथी और है इसके बाद कोला है, कहीं जगह मांग है, मजबी है और धनक है, नट है, सांसी है और पासवान है। बहुत सी जाति इस तरह के इसमें आते हैं नाम। कोली भी लिखा है इन्होंने, नट भी लिखा है। अब हम थोड़ा सा आरक्षण की बात भी कर लेते हैं। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इसमें तो उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है कि किस दलित आबादी का किसके कितना कितना मिलना चाहिए। अभी तक भारत के सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे गवई साहब, वो खुद कह चुके हैं कि जो IAS बन गया या बड़े पद पे आ गया उसके बेटे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा उनका था। उन्होंने तो उस पीठ में वो भी शामिल थे जिसमें कहा गया था कि दलितों में के भीतर भी जातियों के लिए आरक्षण अलग अलग किया जाना चाहिए, जैसे बिहार में किया गया है वगैरह। तो हरियाणा में क्या है, पंजाब में भी समझौता किया गया है। लेकिन कुछ जातियों ने, जिसमें चमार भी थे, जाटव, चमार, महार, ये सब जातियों ने विरोध कर दिया क्योंकि सबसे ज्यादा हक तो वही करे। एक उदाहरण ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का। जो वाल्मीकि समाज है उनके लिए अलग कोटा है नहीं और मात्र उनको 1 या 2% ही जो दलितों का आरक्षण है उसमें से इतना ही मिल पाया है। बाकी कौन खा गया? आप उसकी बात क्यों नहीं करते? पहले समरसता यहां तो लाइए, समरसता पहले अपने भीतर तो लाइए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ब्राह्मण हो या दूसरी भी किसी भी समाज के, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, 3 वर्ण की मैं बात करूंगा। या जातियों की बात करें तो बहुत सी जातियां, उपजातियां भी हैं, उसमें कायस्थ भी हैं, भूमियार भी हैं। इस समय कई राज्यों में जाट भी उसमें आते हैं। बहुत सी जातियां, मराठा भी हैं, जो बहुत सी जातियां अपने को OBC चाहते हैं। लेकिन बात OBC का भी एक ठीक है, वो क्लास है, जाति नहीं है OBC। तो यादव हैं, ये सब जो है एक क्लास की जो मैं बात कर रहा हूं, ये सब दलितों के साथ, बेटियों के साथ शादी करने को तैयार होंगे, दलितों की बेटियों को भी लाने को तैयार होंगे। लेकिन पहले अंबेडकर जैसे बेटों को पैदा तो कीजिए, सब आएंगे। समरसता उधर से भी टूटनी चाहिए। यह नहीं हो कि नव बौद्धों की तरह गाली दें कि यूरेशिया चले जाओ और ब्राह्मणों के पूरे गाली गलों से भर दो आप पूरे सोशल मीडिया को। यह भी नहीं चलेगा। और जेलों की दीवारों को नफरत की बातों से रंग दो, यह भी नहीं चलेगा। और यह भी नहीं चलेगा कि एक तरफ शादी करने के लोग ब्राह्मण तैयार हो जाएं और दूसरी तरफ नवबौद्ध गाली देते रहे। यह भी नहीं चलेगा। उनके लिए भी तो कुछ कहिए। समरसता दोनों तरफ से होगी। यदि बुद्ध की राह पे चल रहे हैं तो बुद्ध तो अंगुलीमाल को साधु बना दिया था बुद्ध ने, तो भगवान बुद्ध की राह पे चलने वाले गालीबाज कैसे बन गए? यह भी सोचने की बात होगी। समरसता सब तरफ से आएगी। इसलिए अंत में यही बात, अंबेडकर पैदा कीजिए, शारदा, कबीर, जिनको सविता अंबेडकर कहते हैं, सामने आपको मिल जाएंगी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपसे लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार दगड़ियों। और एक बात, हाँ, दगड़ियों मैंने शब्द क्यों कहा? दगड़ियों हमारे हिमालय में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल में दगड़ियों कहा जाता है मित्र को, दोस्त को, सखा को, फ्रेंड को। और ये शब्द पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं हम लोग कि हमारे शब्दों को भी, हिमालय के शब्दों को भी आप लीजिए। दगड़िया, दगड़िया, है ना। अगली बार फिर मिलते हैं दगड़ियों। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।